एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रियल टॉक विद रियल पीपल, जहां हम रियल लोगों की रियल कहानियों से इंस्पायर होते हैं। आज हमारे साथ है एक अमेजिंग साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच एंड करियर काउंसलर, इकरा आजिम। वेलकम इकरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आज हम एक मिथ से शुरू करेंगे। आपने अभी तक करियर काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत मिथ सुने होंगे। सबसे फनी मिथ आपने कौन सा सुना है? करियर काउंसलर्स बेकार होते हैं। दे आर ऑफ नो यूज। उनको कैसे पता कि मुझे क्या करना है? और मैंने सबसे बड़ा मिथ ये सुना है कि करियर काउंसलर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका मतलब स्टार्टिंग का फेज होता है कि अगर आप 12th क्लास में हो तो जाके आप करियर काउंसलिंग, अगर आप कंफ्यूज हो तो करियर काउंसलिंग ले लो। सो ये सबसे बड़ा मिथ मैंने सुना है। बहुत फनी फनी मिथ्स होते हैं हर एक फील्ड के बारे में। आज हम बात सिर्फ और सिर्फ करियर काउंसलिंग के बारे में करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, लाइक हाउ यू स्टार्ट एज अ साइकोलॉजिस्ट, फिर करियर कोच, फिर लाइफ कोच। यू हैव लाइक क्रिएटेड लॉट्स ऑफ थिंग्स। आपने कैसे स्टार्ट किया एंड हु इज योर इंस्पिरेशन? ओके। सो ये चीज़ इसमें मेरी जो स्टोरी है उसमें ऐसा करियर का मतलब एक करियर काउंसलर का बहुत बड़ा रोल रहा है। एक्चुअली इनमें 11 एंड 12 आई वाज इन अ सीबीएसई बोर्ड, तो उसमें बहुत मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। एक्चुअली आई एम अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने लॉ चूज़ किया था। आई हैड अ सब्जेक्ट साइकोलॉजी एज वेल इन माई +2। तो लॉ मैंने चूज़ किया था, मुझे लॉ में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं लॉ ही करने वाली थी और मैंने एक्चुअली एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में। मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम ही दिया था। एंड देन सडनली वन डे मतलब मेरे घर पे डिस्कशन हो रहा था कि लॉ करना है एंड ऑल ऑफ दोज में, एंड माय फादर इज़ रियली ओपन टू ऑल कि आपको जो मन है आप कर सकते हो, मेरा इस पे कोई टेक नहीं है। तो व्हाट ही सजेस्टेड मी कि व्हाट यू डू इज़ यू गो फॉर अ करियर काउंसलिंग। तो क्या है वो आपको बेटर गाइड कर पाएँगे। Because maybe somewhere or the other he knew that as a lawyer profession maybe हो सकता है कि मुझे ज़्यादा सूट नहीं करे and all of those things, तो उन्होंने सजेशन दिया। and that time, आज से ये कितने साल, 2015 की बात है। तो बहुत पहले की, तब तो करियर काउंसलिंग खुद में इतना बड़ा टैबू था, तब तो और भी मसला था। तो फिर हमने स्टार्ट करा कि ठीक है एक बार करियर काउंसलिंग कराते हैं। जब मैंने काउंसलिंग कराया उन्होंने बहुत सारे टेस्ट कराया, एप्टीट्यूड टेस्ट कराया, ये सारे टेस्ट कराया उन्होंने। एंड देन ही केम अप विद एन आइडिया कि अकॉर्डिंग टू ऑल योर टेस्ट व्हाट वी थिंक इज दैट यू आर बेटर फॉर a counselor role from the subject of psychology. Either I also had pol science. The second option that we give to you is a professor in the political science, and thirdly we'll recommend law. तो मुझे उनका बात बहुत स्टक किया। और कैलकाटा, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम कैलकाटा वेस्ट बंगाल, यहाँ पर अभी भी मेंटल हेल्थ बहुत पीछे है। हाँ, तो मैं उस यहाँ ये बोलूँगी कि कैलकाटा में नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया बोलूँगी। हर किसी मिडिल क्लास फैमिली कैन रिलेट दिस कि मेंटल हेल्थ अभी भी बहुत टैबू है। किसी भी फैमिली से पूछो, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज में या ब्लो मिडिल क्लास, की उन लोगों के लिए डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं है। पार्क में घुमाओ, थप्पड़ मार दो, बस ठीक हो जाएगा। ये बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स इजीली बोल देते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। तो वही हुआ मेरे साथ भी। एंड जब मैं उनसे मिली उन्होंने मुझे सजेशन दिया। एंड फिर वो एक्चुअली उनका करियर काउंसलिंग का मतलब जो प्रोसेस था वो नॉर्मल से बहुत डिफरेंट था। वो आपको सिर्फ सजेशन नहीं देते थे, वो उस फील्ड से रिलेटेड आपको कुछ वर्कशॉप्स भी करवाते थे ताकि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे वर्कशॉप्स में डाला जो काउंसलिंग से रिलेटेड था, साइकोलॉजी से रिलेटेड था। उनको करते करते मुझे बहुत इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ। एंड बिकॉज ऑफ अ करियर काउंसलर टुडे आई एम इन दिस पोजिशन। तो वो तो एक बहुत ही बड़ा चीज़ हो गया मेरे साथ कि मैंने फिर साइकोलॉजी चूज़ किया। मैंने बीएससी किया एंड फिर मास्टर्स करके एंड एवरीथिंग। करंटली आई एम डूइंग माय पीएचडी, आई एम इन माय लास्ट ईयर राइट नाउ। तो वो पूरा मेरे लाइफ आज हम जहाँ हैं और जो हम कर रहे हैं वो पूरा मुमकिन ही हो पाया था करियर काउंसलर की वजह से। वरना यू नेवर नो, आई माइट बी डूइंग लॉ एंड आई वोंट बी गुड एट इट। आई डोंट नो, हो सकता है कि कुछ गलत हो रहा हो, आई वोंट बी सक्सेसफुल। बट टच वुड एट दिस करंट टाइम मेरा एवरीथिंग इज गोइंग गुड। मतलब मैं ये बोलूँगी समहाउ योर फादर इज बिगेस्ट सपोर्ट इन योर हाँ लाइफ। हाँ हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। अगर वो उस दिन वो ये लाइन नहीं बोलते कि यू गो फॉर अ करियर काउंसलिंग, सो मे बी यू आर नॉट इन टू दिस फील्ड राइट नाउ। हाँ,
बिकॉज़ एक चीज़ क्या होता है, आपके पेशेंट्स ही आपको सबसे बड़ा रिव्यू दे पाते हैं। तो आज मेरे जो भी पेशेंट्स हैं, उनसे रिव्यू से ही मुझे समझ में आता है कि एट लीस्ट आई एम एबल टू हेल्प देम अ लॉट। और बिकॉज़ एक काउंसलर के लिए, बिकॉज़ यू आर आल्सो साइकोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट के लिए एक पेशेंट को टर्मिनेट करना, उसको रिलीज़ करना इज़ द सबसे बड़ा अचीवमेंट, और ये एंड आई हमारे थिंक साथ हुआ ये है। बहुत कम होता है कि इन हाँ, इंडिया स्पेशली बहुत हाँ, कम हाँ, होता है, हाँ। टर्मिनेट हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज बिकॉज ऑफ सम रीजंस की थेरेपी रोक दी, पैसा नहीं है। एंड कोई भी फ्री में कुछ नहीं देता है। आई पर्सनली, अब मैं जब इंटर्नशिप्स प्रोग्राम देती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ, डोंट गिव एनीथिंग इन लाइक फ्री में कुछ मत दो। आप अपना इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, सो चार्ज समथिंग। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा चार्ज करो एकदम से, बट चार्ज समथिंग, नथिंग इज फ्री। ट्रू। तो यही है। सो करियर काउंसलिंग मुझे उस दिन समझ में आया कि व्हाट इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो हुँ। मैंने फिर साइकोलॉजी काउंसलर तो कंटिन्यू किया, बट आई आल्सो केप्ट करियर काउंसलिंग एज़ अ पार्ट, और आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आते हैं, एंड बाय गॉड्स ग्रेस दे आर बीइंग हेल्प्ड। That is very like inspiring story, I must say. So you have some like clinic, or how can anyone can approach you? Okay, so I have my own clinic in Calcutta, West Bengal. It's near Park Circus. I'm registered in Google. So anybody who searches Ikra Azim Kolkata, you'll get my profile. So I have my own clinic here. Secondly, I'm registered in multiple platforms like Liberate, Practo, Apollo 24/7. Recently, I just signed a contract with Apollo. So I'll be there in their platform very soon, and a number of websites. I also work for the international clients as well, so people can connect there also. If possible, I'll share my number here so that they can get in touch. Yeah, I will share the number and your Insta handle in the description box so that people can reach out to you and you can help them. Sure. सो वी मूव फर्दर। एंड ऐसा कोई केस हुआ है जहाँ पे आपने मतलब इट्स लाइक आई वांट टू आस्क यू सम लाइव केस कि जहाँ पे आपने हेल्प करी हो, किसी को सपोर्ट किया हो, एंड आज की डेट में उसका करियर बहुत अच्छा हो बिकॉज Okay. ऑफ दैट करियर काउंसलिंग। ओके, सो जैसे आपने इससे पहले कहा था ना कि एक मिथ है कि करियर काउंसलिंग यूजुअली प्लस टूज में होता है एंड उसके बाद इट्स हम्म। नॉट रिक्वायर्ड। तो मैं उससे रिलेटेड आपको एक रियल लाइफ केस शेयर करूंगी, हम्म। एंड मैं नाम नहीं रिलीज करूंगी, बट आई लेट यू नो व्हाट इट इज। सो देयर वाज अ पर्सन जो फिजिक्स में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, एंड उसके बाद वो अपना अच्छा से अपना इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, अर्निंग हम्म। गुड। सो ही हम्म। गॉट इन टच विद अस, ही हम्म। बिकॉज वो ना अपने काम से खुश नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने हम्म। एज अ काउंसलिंग के लिए अप्लाई करा था। मैम मैम, वाई एम नॉट एबल टू फाइंड पीस इन माई वर्क, मुझे अभी भी हम्म। इतना एम्प्टी क्यों लगता है, बिकॉज आई हैव माई फैमिली, आई एम डूइंग व्हाट आई स्टडीड फॉर। जो मेरा हम्म। विजन था वो मैं कर रहा हूँ। टुडे आई एम हम्म। हैविंग हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो करते करते ना हमने अपने काउंसलिंग का पूरा मोटो को एक्सेप्टेंस और उनका बिहेवियर और थॉट प्रोसेस पे फोकस नहीं करके हमने शिफ्ट किया करियर काउंसलिंग पे। हमने फोकस किया कि लेट्स सी ना कि इनका एक्चुअली एबिलिटी क्या है। तो हमने थोड़े टेस्ट वगैरह करे, और उनसे बात करने का पता चला ही हैज़ अ वेरी कीन इंटरेस्ट टुवर्ड्स म्यूजिक। ओके। At the age of 37, he switched his career to his passion, which is music. And today उन्होंने अपने 4 albums रिलीज किए हैं, and ओ every वाओ। album is having billions of views. वाओ, मतलब ये बहुत इंस्पायरिंग है। गूज बम्स हो रहे हैं मतलब सुन के भी कि 37 में भी हाँ, इंसान जो हाँ, है अपना करियर स्विच कर सकता है। वही तो है। एंड उनको पता ही नहीं था कि ये पॉसिबल है, लाइक दिस ही कैन डू। तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी, और इससे वो भी क्लियर होता है कि देयर इज नो एज लिमिट, आप कभी भी कुछ भी अपने बेहतरी के लिए कर सकते हैं। तो विच असेसमेंट यू आर यू यूजिंग? हम लोग मल्टीपल असेसमेंट्स यूज़ करते हैं, आपका एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, रीजनिंग के लिए यूज़ करते हैं, एडजस्टमेंट यूज़ करते हैं कि आपका एडजस्टमेंट पावर कैसा है। लेकिन अभी एक रिसेंटली एक नया नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये बहुत सालों से है यहाँ, एक टेस्टिंग, इसको नाम है DMIT टेस्टिंग, DMIT। तो बेसिकली टेस्टिंग अवेलेबल था फॉरेन में भी, इंडिया में, बट उतना यूज़ हम्म। नहीं होता है। दिस टेस्टिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर फिंगरप्रिंट्स। तो हम जब फीटल होता है ना, तो जब व्हेन ही इज हम्म। ग्रोइंग, द फिंगरप्रिंट उसी वक्त उनका बन जाता है, एंड इट हम्म। समवेयर रिप्रेजेंट्स योर ब्रेन डेवलपमेंट।
और जितना इंडिविजुअल है, एवरीबडी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स, किसी का भी मैच नहीं होता है। तो वो एक सॉफ्टवेयर है, इट्स क्रिएटेड दैट वे कि अ पैटर्न ऑफ फिंगरप्रिंट्स रिप्रेजेंट्स योर स्वॉट एनालिसिस, कि आपका क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ्स है, आप किस में अच्छे हैं, आपका मतलब अच्छे इन द सेंस आपका एबिलिटी ऑफ थिंकिंग कैसा है, आप याद करने का प्रोसेस ज़्यादा कैसे है, आप न्यूमेरिकली चीज़ें याद कर सकते हैं, आप वर्बली याद कर सकते हैं, आप देख के ऑडिटरी ज़्यादा है, विजुअल ज़्यादा है। मतलब इट्स अ वेरी डिटेल्ड रिपोर्ट, 69 पेज डिटेल्ड रिपोर्ट जस्ट बेस्ड ऑन तो ये योर। स्टार्टिंग में मतलब ये असेसमेंट कोई भी करा सकता है या सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों के लिए होता है? नहीं, 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 नहीं। बच्चे मतलब यूजुअली क्या होता है ना कि हमें वो फिंगरप्रिंट को देना होता है स्कैनर में, तो अर्लियर एज ग्रुप में क्या होता है, वो फिंगरप्रिंट उतना क्लियर नहीं होता है। हुँ, तो हुँ, हुँ। हम रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट आफ्टर द एज ऑफ 15 से लेकर के आप 50, 60 एज तक, तब तक क्या होता है, थोड़ा एज होने के बाद ना झुर्रियाँ हो जाती हैं, तो वो फिंगरप्रिंट हुँ, सही से हुँ। लेता नहीं है। तो 15 to 50 का एक एवरेज आप ले सकते हो, कोई भी करा सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएमआईटी सो दैट पीपल कांट कन्फ्यूज़ कि डीएमआईटी होता क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। एक सेकंड, मुझे इसका याद नहीं। Acha. See, the full form of it, I will just tell you the full form because so it's dermatoglyphics multiple intelligence test. It is a test that analyzes fingerprint patterns to understand individuals' inborn talent, strength, and learning styles. So this is the proper definition of DMIT. सो ये ज़्यादा जो है फॉरेन में यूज़ होता है, इंडिया में अभी इतना मैं बोलूँगी। इंडिया में उतना नहीं है सो because यू हैव दैट yes, 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 yes. Because if you want, I can share the company's name as well. The company, so there's a company called Mind Priest. So that company has the access of that. Access मतलब नहीं बोलेंगे, like they have that software, so you need to get in touch with that company. I got in touch with that company और वो आपको software lend करते हैं, so either you बट can वो buy। सीखना भी थोड़ा डिफिकल्ट हाँ, होगा। हाँ, हाँ, हाँ। बिकॉज़ आपका हर फिंगरप्रिंट का ना एक कोड होता है। तो इट्स अ वेरी डिटेल्ड ट्रेनिंग, जो पूरा ट्रेनिंग वो कंपनी ही देती है, एंड वो फिर आपका पूरा वेरिफिकेशन वगैरह भी करते हैं। आर यू अप टू द मार्क टू डू दिस टेस्टिंग? हम्म, बिकॉज़ टेस्टिंग तो ऑटोमेटेड है, बट अगर आप इनपुट गलत दे रहे हो, तो फिर हम्म। रिपोर्ट गलत आएगा, एंड इट विल रिफ्लेक्ट द पर्सन्स करियर। तो बहुत डिटेल्ड वो लोग एनालिसिस करते हैं, आपका रिकॉर्ड चेक करते हैं, एंड देन ओनली दे रिलीज़ और लेंड यू द सॉफ्टवेयर। बट तो इसमें कोई लिमिटेशन मतलब या कोई इसका क्रिटिसिज्म है कि किसकी क्रिटिसिज्म वजह से? बहुत है, क्रिटिसिज्म ओके। बहुत है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, फिंगरप्रिंट्स जो है वो रिवील करते हैं जो इनबॉर्न टैलेंट है। इनबॉर्न मतलब जैसे आपको पता होगा, हम्म, हम एक पर्सनालिटी के साथ बॉर्न होते हैं। एक हम्म, हमारा होता है कि हम उसके साथ आते हैं, एंड देन बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, फैमिली हम्म, फैक्टर्स, हम उसको चेंज एंड डेवलप करते हैं। और हम्म, फिर एट द एंड वी बिकम अ, लाइक वी हैव अ फिक्स पर्सनालिटी, फिक्स नहीं कहेंगे, लाइक अ made up personality from the inborn thing, from the environmental, family and all of experience. सो ये सब के साथ तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इनबॉर्न चीज़ों के बारे में बेस करके हम्म, आप अगर अपना करियर का डिसीजन ले, दैट्स रॉन्ग, बिकॉज बहुत कुछ अफेक्ट किया है। बट अगर हम समझना चाहेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु इज इंट्रोवर्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, उनका है ही नेचर शाई है, उनका स्ट्रेंथ कुछ और है, आप उनको फोर्स करके काउंसलिंग करवा के या जबरदस्ती कोई ऐसा करियर में भेजते हो जो उनके पर्सनालिटी या इनबॉर्न टैलेंट से अलग है, तो वो उसमें एक्सेल नहीं कर पाएंगे। करियर काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आपको उस जगह पर पहुंचाना जो हम्म, उसमें आप एक्सेल कर सको। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो अच्छा तो ये जो जैसे कि इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट ट्रेट्स हैं हमारी हम्म, या हमारी जो इंटेलिजेंस होती है, हम्म। वो किस एज तक हम मतलब एक पर्सनैलिटी जो है अडैप्ट कर लेती है कि दिस इज़ माय बेसिक ट्रेट्स जो कि मेरी पर्सनैलिटी को शो करते हैं। जैसे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट हो गया और शाइनेस हो गई, क्वालिटीज़ होती है पर्सनैलिटी। तो ये कौन-सी एज तक अडैप्ट हो जाती है, पर्सनैलिटी अडैप्ट हो जाती है? देखिए, अगर हम अडैप्ट का बात करें ना,
तो एक्चुअली क्या ये चेंजिंग सेक्शन है, लाइक आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, अ पर्सन हु वाज इन अ गर्ल हु वाज इन अ गर्ल्स स्कूल, तो उनका उसका एक नेचर था, शाई नेचर था टिल द क्लास 12, और उसके बाद शायद उसका स्विच हुआ टू अ कॉलेज जहाँ पर बहुत इंटरेक्शन होता है, बहुत सेमिनार्स होता है, वेबिनार्स होता है, एंड टू हुँ, पास द सिचुएशन शी हैज टू डू इट। तो क्या वो चेंज होता है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लोगों की वजह से, खुद का भी हुँ, उनके, तो एक हम, और मे बी अडल्ट तक आते आते एक पर्सनालिटी बन जाती है, बट फिर देयर आर फैमिली, फैमिली कम्स अप, वर्कलोड कम्स अप, एंड उसकी वजह से ना बहुत सारे लोगों में चेंजेस नोटिस किया गया है। सो वी कैन नेवर डिटरमाइन दैट दिस इज द एज जहाँ फिक्स हो जाता है, ऐसा कोई। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं नेचर एंड नर्चर जहाँ मीट हाँ करते हाँ हैं। हाँ हाँ। बट जो हम फिंगरप्रिंट का बात कर रहे थे वो आपका पूरा इनबॉर्न से रिलेटेड है, तो आप इनबॉर्न को तो चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप नोटिस करोगे कुछ कुछ बच्चे हैं, वो सेम एज ग्रुप है बट ही और शी इज ड्राइंग इन ऐसा स्ट्रोक्स, ऐसा कलरिंग है, हुँ, जो आप देख करके वो जाओगे कि ये तो गिफ्टेड है, हाउ कैन इट हैपन, इतना छोटा बच्चा ऐसा ड्राइंग कर रहा है। हुँ, तो हुँ। वही है, वो इनबॉर्न टैलेंट्स को वो डीएमआईटी टेस्टिंग निकालती है। सो इसमें ये भी पता लग जाता है कि चाइल्ड इज़ गिफ्टेड और नॉट। हाँ 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 हाँ। ओके, ओके। ठीक है। कैन यू लाइक थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दोगे ऑडियंस के लिए कि व्हाट इज़ गिफ्टेड चाइल्ड? बिकॉज़ सबको ये लगता है कि ये जस्ट क्योंकि मैंने बहुत लोगों से लेमैन लोगों से सुना है कि गिफ्टेड चाइल्ड का मतलब है कि भगवान से कोई स्पेशल वरदान मिल गया है। बट इट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज़ वी बोथ आर इन द सेम फील्ड सो वी कैन रिलेट दिस। सो गिफ्टेड चाइल्ड की डेफिनिशन क्या होती है? व्हाट इज़ गिफ्टेड चाइल्ड? ओके, सो इन द वेरी सेम वे जैसे आपने कहा कि इस चीज के बहुत सारे मिथ्स हैं, सो मेरा भी एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आप मुझे एक डेफिनेशन बताओ जो आपके अकॉर्डिंगली गिफ्टेड चाइल्ड का होना चाहिए, एंड देन आई विल से माइन। ओके, सो गिफ्टेड चाइल्ड जो होता है उसकी जो जितनी भी हमारी चीज़ें होती है जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग हो हाँ गई हाँ या हाँ, फिर राइट। आपका जितनी भी थिंकिंग हो गई हाइपोथेटिकल थिंकिंग हो गई, ये जो होती है सब बियॉन्ड होती है। जो लोग हम जैसे नॉर्मल सोचते हैं वो लोग बियॉन्ड जाके सोचते हैं। फॉर मी दैट इज गिफ्टेड चाइल्ड। ओके, तो इसका एक बहुत, इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल वी हैव 5 पिलर्स जो एक इंसान को बनाता है, मे बी द थिंकिंग प्रोसेस, द एनालिटिक प्रोसेस, द रीजनिंग, ऐसे करके 5 है। तो ये सब में अगर 50 50 50 50 50 होता है, तो एक गिफ्टेड चाइल्ड में कोई भी एक, दो या मल्टीपल पिलर्स बहुत पीक पे होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपका हर पिलर जो है वो एक गिफ्टेड चाइल्ड में बहुत ज्यादा हो, कोई भी एक चीज ज्यादा हो सकता है। इधर द चाइल्ड मे नॉट बी गुड इन स्टडीज, द चाइल्ड मे नॉट बी गुड इन अकेडमिक्स, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट उनका जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो एकदम ऊपर है। हम्म, तो मतलब कोई एक पार्ट हो कोई एक पार्ट हाँ। भी हो सकता, पूरा भी हो सकता है। तो बेसिकली ये है कि हम लोग आज जिसको एवरेज कहते हैं ना, कि हम्म, 10 बच्चे में से 9 बच्चे ऐसे हैं, तो वो एवरेज से ज्यादा होना। ओके। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ और पूछूंगी बिकॉज इट्स रिलेटेड टू दैट हम्म कि आप आजकल ना ऑलराउंडर की डेफिनेशन चेंज हो गई है कि जो बच्चा बस मार्क्स अच्छे लाता है, फर्स्ट है और स्कूल में टॉपर है, टॉप 3 में है, हम्म। बाकी उसका कोई स्किल सेट नहीं है, मतलब सिर्फ किताबी कीड़ा है इन शॉर्ट। वो बच्चा बहुत अच्छा है, ही इज़ द ऑलराउंडर, उसे सब कुछ पता है दुनिया के बारे में। ये आजकल पेरेंट्स का एक पैटर्न देखती हूँ मैं, दे जस्ट वांट इवन आज के पेरेंट्स का नहीं, 90s के किड्स का भी बहुत है कि भाई बच्चे ने 98% लिया है, अब तो ये बच्चा जो है दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। सो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मल्टी टैलेंटेड बच्चे होते हैं दे आर ऑलराउंडर, और द वन जो सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल में एक अच्छी परसेंटेज ला रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट उनका ना कोई सोशल सर्कल है, ना उनका कोई, उनको ना बात करने का लहजा है, बट वो बुक की नॉलेज बहुत अच्छी है, मतलब उसमें उनको कोई नहीं हरा सकता, ना किसी डिबेट में वो कोई नहीं हरा सकता। सो व्हाट इज ऑलराउंडर? देखिए, एक्चुअली जैसे आपने कहा ऑलराउंडर एवरेज का डेफिनेशन चेंज हुआ है, वैसे वो डेफिनेशन चेंज होता रहता है, क्योंकि अभी हमारा प्रायोरिटी जो है इन इंडिया, हमारा प्रायोरिटी एकेडमिक्स है। एकदम अभी एकेडमिक्स, मतलब पेरेंट्स आते हैं तो उनका ये सोच नहीं है कि माय बच्चा इज गेटिंग बुलीड और ही इज हैविंग द रिटेंशन पावर इज लो या अटेंशन स्पैन आज की लो है। डेट में भी लाइक हमारे टाइम में तो 90s में था कि हम्म। अगर मार्क्स नहीं लाए तो हमें कहीं पे भी नौकरी भी नहीं मिलेगी।
बट आज का टाइम ये है कि आप जिस भी फील्ड में पैर रख दो, उस फील्ड में पैसा है। आइदर यू बिकम अ यूट्यूबर, आइदर यू बिकम अ डांसर, कोई सी भी फील्ड देख लो। वो हमारा जनरेशन कह सकते हैं, जो आपका 2000 के बाद का जनरेशन, वो एंटरप्रेन्योरशिप को समझ सकता है। आज जब आप करियर काउंसलिंग के बेस पे भी आप उनको एडवाइस देते हो या उनको गाइड करते हो इन एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड, वो उनको बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं और समझते हैं कि हाँ, इसमें पैसा बनाया जा सकता है। बट वही पेरेंट्स जो थोड़े पहले हैं, उनके, देखो हम उनका भी गलती नहीं कहेंगे क्योंकि उस टाइम पे ये सब चीज़ें उतनी ज़्यादा थी नहीं। तो उनके लिए जॉब सिक्योरिटी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा था। आज के टाइम में लग्जरी इतना हो गया है और लोग वेस्टर्निज्म से इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं, वेस्टर्नाइजेशन से सॉरी, इतना प्रभावित हो चुके हैं कि उनका अगर सैलरी 30,000 20,000 वो उस एक्सपेंस पे खर्च कर दे रहे हैं जो आज की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम्म। हर कोई अपने ड्यूरेशन और अपने जनरेशन के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो आई थिंक गलती पेरेंट्स का नहीं कह सकते कि 90s 80s वो उनके लिए था कि मेरा बच्चा स्टेबल हो जाए। तो आज पेरेंट्स आते हैं, आज भी आते हैं, ऐसा नहीं है, आज भी पेरेंट्स आते हैं जो हम्म। कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा बस पढ़ाई में अच्छा हो जाए। तो गलती उनकी नहीं है, दे आर आल्सो प्लानिंग कि बच्चा सेटल हो जाए एटलीस्ट। वो अपने माइंडसेट से आ रहे हैं। हाँ हाँ मैं हाँ मानती हूँ हर जनरेशन की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं और हर हाँ, जनरेशन के ट्रॉमास अलग होते हैं। जैसे हम लोगों के ट्रॉमास अलग है, हमसे आने वाली जनरेशन के हो सकता है ट्रॉमास अलग हो, बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम्स अलग हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग गलत माइंडसेट से हैं। हुँ। अब अगर वो फ़ोकस करना चाहते, जैसे मैंने अभी रिसेंटली, अभी आपका नीट का एग्ज़ाम हुआ था ना, हम्म। तो रिसेंटली मैंने सॉरी, नीट का आपका रिज़ल्ट आया था, जो हम्म। आपका आया था, तो मैंने उसका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जहाँ पर 3 लड़के थे, वो कोई इंस्टीट्यूट से थे और उन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स लाया था, लाइक दे वर इन द लाइक जस्ट 2 और 3 मार्क्स बिलो द कट ऑफ, सॉरी, फ्रॉम द जो 720 आपका होता है उसमें बस 2-3 मार्क्स ही ऊपर नीचे था। तो वो बच्चों ने ना डांस के लिए, उन्होंने उनको कहा गया था कि आप डांस करो, वो ढोलक वोलक बजाओ, डांस के लिए कहा गया था। एंड वो किड्स डांस भी नहीं कर पा रहे, लाइक दे आर अनएबल टू मूव देयर हैंड, जो प्रॉपर होता है। वो वीडियो एक्चुअली बहुत वायरल हुआ था, लोग उसमें कह रहे थे कि देखो रोबोट्स बन चुके हैं, डांस करना नहीं आ रहा, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो अब अगर पेरेंट्स सोचेंगे जहाँ मेरा बच्चा ऐसा कैसा हो गया, इसको नाचना नहीं आ रहा है, ये तो बहुत अजीब हो गया, पढ़ने में ऐसा हो गया, तो माँ बाप भी कोशिश करते हैं कि हम बच्चे को हर कुछ प्रोवाइड कर सके। हो सकता है उन्होंने फोर्स इतना किया होगा बच्चे को कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि आप कमा के मुझे वापस करो। पेरेंट्स यही सोचते हैं कमा के अपने पास ही रखो, लेकिन रहो, मतलब स्टेबलाइज्ड हो। मैं यहाँ पे बोलूँगी कि हम्म बिकॉज़ मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं एंड पर्सनली जानती हूँ, फैमिली में भी हैं कई, हम्म। देखे हैं मैंने, ऐसे मेरे सेशंस में भी लोग आते हैं। तो मैं ये मानती हूँ पेरेंट्स की इंटेंशंस कभी गलत नहीं होती, हम्म। बट डिसीजन समहाउ गलत हो जाते हैं। लेकिन आपने एक बात बोली ना कि पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि उनको रिटर्न में कुछ मिले। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो चाहते हैं कि हमने तुम्हें बोलना सिखाया, हमने तुम्हारे इतने काम किए हैं, हमने तुम्हारी पढ़ाई में खर्चा लगाया, सो हाँ नाउ हाँ हाँ, योर टाइम टू पे मी रिटर्न बैक। एवरी एक्सेप्शंस है। चाइल्ड, एवरी चाइल्ड इज, मैं मानती हूँ कि अगर कोई प्यार करता है तो रिटर्न में प्यार ही मिलता है। आई बिलीव इन दैट कि रिटर्न में आपको, स्पेशली पेरेंट्स और बच्चे का बता रही हूँ, वो रिटर्न में आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो डिमांड जब बढ़ जाती है ना उस चीज़ की, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और उसमें क्या होता है कि बच्चा ये सोचता है कि जैसे दुनिया ऐसी मेरे माँ बाप। वही होता है, अगर आप और, बिकॉज़ आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि एक बच्चा दुनिया का जितना भी नॉर्म्स है, जो अनरिटन रूल्स है या जिसको उसको समझना सीखता ही है अपना पहला इंस्टीट्यूशन से, व्हिच इज़ हिज फैमिली। फैमिली इज़ द फर्स्ट इंटरैक्टिव इंस्टीट्यूशन जो एक बच्चा गुज़रता है। तो वो फैमिली के बेसिस पे ही बाकी दुनिया को जज करता है। तो अच्छा, बात गलत डीएनए नहीं से है। भी हमारा इंटेलिजेंस आता है। डीएनए से इंटेलिजेंस आता है या नहीं, इसका एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट था जो मैंने बहुत, आई थिंक अभी नहीं, मैंने बहुत पहले एक हम्म। रिसर्च पेपर में पढ़ा था कि जैसे बात बिलीफ का आ जाता है। जैसे आज हम्म। अगर आप साइकोमेट्रिक टेस्टिंग्स का बात अगर आप कर रहे हो ना, हम्म। तो जैसे हम कहते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्टिंग इज सेफ एंड इट हम्म। गिव्स अ वेरी गुड इंसाइट अबाउट एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सनालिटी टेस्ट,
टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ईपीक्यूआर, आइजेंक्स हुँ, पर्सनालिटी जो टेस्ट है आपका। तो उससे सामने बहुत चार मेजर कैटेगरीज मिलता है। आपका साइकोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, वो एक कैटेगरी है, एंड थर्ड इज लाइफ स्केल, कि झूठ हुँ, बोलने का कितना है। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट है और बहुत रिनाउंड टेस्ट है। इसमें भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने देकर रखा कि ये झूठ हो सकता है। तो बात बिलीफ का आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एकदम वेरीफाइड, यूज्ड इन लॉट्स ऑफ नेशंस, उसको झूठ करार कर देते हैं कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। अरे उसने तो खुद ही एंट्री किया ना, क्वेश्चनर में गलत एंट्री कर दिया होगा। बट हुँ, उनको ये नहीं पता कि उस पे भी वो प्रिडिक्ट करता है। जैसे अगर मैं ईपीक्यूआर का बात करती हूँ, उसमें हमारा जो फोर्थ कैटेगरी है ना, हुँ, अबाउट द लाइफ स्कोर, तो हुँ, वो उसमें नॉर्म्स में ना है कि अगर आपका लाइफ स्कोर गोज अबव द एनी न्यूमेरिकल नंबर, फॉर हुँ, एग्जांपल 6, तो आपको रीटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चनर खुद में ही प्रिडिक्ट कर लेता है कि वो बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। लेकिन बात समहाउ वो बायसनेस तो आ जाती है ना? बायसनेस, क्योंकि देखिए आप खुद ही उसको फिल कर रहे हो। तो बहुत बार ऐसा होता है ना, आपका सिचुएशन, जिस सिचुएशन में अभी आप हो, फॉर एग्जांपल अभी आपको जॉब से निकाल दिया गया है, आपकी हुँ, सेविंग्स खत्म हो रहे हैं, हुँ, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे झगड़ा कर लिया है, अभी आप वो क्वेश्चन फिल करो, डिफरेंट होगा। और यही हुँ, क्वेश्चन आप फिल करो जब आप एकदम हाइट्स पे हो अपने सक्सेस का। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, इसको मतलब दे डोंट बिलीव ऑन ऑल ऑफ दिस। तो मैं ये मानती क्वेश्चंस हूँ बहुत जितने है। भी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होते हैं, दे हम्म। आर सम, दे क्रिएट सम बायसनेस। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए टेस्टिंग जैसे, वो बायसनेस किसके बेसिस से किसकी तरफ से आता है? जो फ़िल कर रहा है, हुँ, जो हुँ, हुँ, पेशेंट है। क्योंकि हम और आप बिकॉज़ हम करते हैं टेस्टिंग, तो हम जानते हैं कि हुँ, हमारे एंड से एक चेंज नहीं हो सकता। उसने जो फ़िल करके दिया है, हम सिर्फ़ उसका ही स्कोर करके उसका ही हुँ, निकालते हैं कि उसको ये इतना-इतना क्या-क्या इश्यू है। हमारे एंड से कोई बायसनेस नहीं होता, उनके एंड से चेंजेज़ आते हैं। तो हुँ, इसलिए लोग जो है इस चीज़ को उतना बिलीव नहीं करते हैं। मतलब सब नहीं, ऑब्वियसली अगर 80% हुँ। कर रहे, 20% का रेशियो रहता है। इसलिए वो बहुत तो बार है ही, होता हर है, हाँ, फील्ड हाँ, में, हर हर चीज़ फील्ड में। में, हर हुँ, फील्ड में। तो इसलिए बहुत क्वेश्चंस है। कोई भी टेस्टिंग को लेके, डीएमआईटी को खुद में लेकर के बहुत हुँ, टेस्टिंग्स है, बहुत आई मीन एक डिलेमा है कि सही है या नहीं है। बट जो बिलीव करने वाले हैं, जो रिपोर्ट्स जब देखते हैं, जब आप रिपोर्ट देखते हो और आपको समझ में आता है कि वो सारी चीजें कह रही है जो एक्चुअली मेरे अंदर है, आप तो अपने आप को जानते हो, तो वो हुँ, बिलीव करने लगते हैं इस चीज पे। हुँ, 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 हुँ। आजकल मैंने एक वो भी देखा है ना, इंस्टा पे रील चलती रहती है पर्सनैलिटी टेस्ट की, हम्म। ये देखोगे। तो आपका उन टेस्ट के बारे में क्या मतलब क्या राय है कि दे आर द एक्चुअल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, बिकॉज़ वी नो वेरी वेल कि व्हाट आर द प्रोजेक्टिव टेस्ट, ट्रू। एक्चुअल प्रोजेक्टिव टेस्ट। बिल्कुल। बट व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू ऑडियंस कि वो एक्चुअल टेस्ट होते हैं या नहीं, या उससे हमारी पर्सनैलिटी पता लगती है? इंटरनेट, आप जैसे कह रहे हो ना, रील्स और इंटरनेट, एक्चुअली इसके वजह से ही बहुत सारे काउंसलर्स, साइकेट्रिस्ट और टेस्टिंग्स का बहुत बैड इंप्रेशन पड़ा है, हुँ, हुँ, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। बिकॉज आजकल लोग अपने बिजनेस के लिए ये सब रील्स को वायरल करते हैं ताकि लोग उनके वेबसाइट को आकर के देखें। तो वो जब हुँ, शुरुआत ही ऐसा चीज देख रहे हो, एक एलिफेंट है, अब आपको वो एलिफेंट दिख रहा है, ट्री दिख रहा है, वो पता है, ये आप उसके बेसिस पर आपका चाइल्ड ट्रॉमा डिस्कस करेंगे हम, तो वो इन्फॉर्मेशन ही गलत है। तो होता है, बट दिस इज हाउ इट इज, आप किसी को रोक नहीं सकते। और आपको एक, मेरे एंड से एक चीज है जो मैं देख रही हूँ और जिसके लिए मैं, मतलब मुझे बहुत खराब लगता है इस चीज के बारे में, कि इन इंडिया हुँ, साइकाट्रिस्ट के लिए यू हैव सेक्शन कि आपको एमडी करना है, एमबीपीएस हुँ, के पास आपका लाइसेंस को तब आप कर रहे हो। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो सेक्शन है, वो आपका सेक्शन में ये कहा जाता है कि आप आरसीआई से क्लिनिकल साइकोलॉजी आपने करा, आपको हुँ, आरसीआई मिला, ये हुँ, पोर्शन भी मेरे लिए ठीक है। बट फिर जो लोग आरसीआई रजिस्टर्ड से क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं करते, वो क्यों अपने आप को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं? ट्रू, सेकेंड ऑफ ऑल, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है साइकोलॉजिस्ट के लिए। हुँ, कोई बॉडी होना चाहिए जो साइकोलॉजिस्ट को रेट कर सके। आज किसी ने बैचलर्स इन कॉमर्स किया है, मास्टर्स इन एमबीए कर लिया है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव कर लिया है, एक डिप्लोमा किया है, नाउ ही सिटिंग एज अ काउंसलर। तो कोई बॉडी नहीं है इसको रेगुलेट करने के लिए। बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू गो आउट ऑफ इंडिया, लाइक बिकॉज हुँ, मेरे बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स हैं जिसके हुँ, साथ मैं काम करती हूँ, कोलैबोरेशन फॉर द कंपनी एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो आई रिसेंटली गॉट अ चांस टू गो देयर। हुँ, ठीक है, हुँ, मुझे चांस मिला कि मैं वहाँ चली हुँ, जाऊँ फॉरेन।
वर्क एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो उनकी जब मैं उनसे बात कर रही थी तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये वो भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहे हुँ, हैं, तो वो उससे और उनका मेरे उनके साथ डील कंप्लीट नहीं होने का एक मेजर रीजन वाज मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, कि कौन सा एक ऐसा बॉडी है जो आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट हो, ये डेजिग्नेशन कौन दे रहा है आपको। हुँ, 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 मैं इवन दो मेरे उनको समझाने का इतना था कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। हाँ, कुछ कुछ बॉडीज है जो आपको रिकग्नाइज करती है, फॉर एग्जांपल आईएसीपी, हुँ, बीपीए, ये सब आपको रिकग्नाइज करती है, मेंबरशिप देती है, रिकग्नाइज करती है, बट कोई बॉडी हम लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देती नहीं है। देती। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन आई कुडंट बी देयर। तो उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया था, अगर किसी को बाहर जाना है तो आई एम गिविंग देम दिस ऑप्शन, कि एक इंटरनेशनल लाइसेंस टेस्ट होता है जो आपको देना पड़ता है। आप जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल कनाडा जाना है तो वहाँ का जो डॉक्टर का कह सकते हो या प्रैक्टिसिंग हुँ, लाइसेंस कह सकते हो, उसका एग्जाम होता है। आपको वो एग्जाम आप इंडिया से भी दे सकते हो, वहाँ जाके भी आप दे सकते हो। वो एग्जाम आप थ्योरी प्रैक्टिकल हुँ, क्रॉस करोगे देन यू कैन हुँ, प्रैक्टिस देयर। हुँ, हुँ। तो पॉसिबिलिटी है बट उसमें बहुत लंबा एक्सपेंसिव है, बिकॉज द टेस्ट इज रियली एक्सपेंसिव। आजकल एक और चीज़ बढ़ गई है ना इकरा कि ये टैरो कार्ड जब से आया है ना तो तब से जो है मतलब मैं मानती हूँ कि टैरो कार्ड ने बहुत कुछ खराब कर दिया है। दे लाइक प्रिडिक्शंस होती हैं, ठीक है, लोग कनेक्ट कर पाते हैं उससे, लेकिन हाउ इट इज द पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल आई नो पर्सनली कि कुछ महीने का कोर्स करके दे आर ऑन लाइक दे आर ओपन देयर प्रॉपर सेटअप टैरो कार्ड एंड एक डिप्लोमा कोर्स कर लिया साइकोलॉजी का, नाउ दे आर काउंसलर। का अभी एक्चुअली जो चीज़ हो गई अभी एक इंस्टीट्यूशन है जो अब मैंने आपको बीपीए कहा ना, उन्होंने रिसेंटली पिटिशन दिया था आरसीआई में हम्म, कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को काउंसलर टर्म से नहीं बुला सकते, बिकॉज काउंसलर इज ओनली साइकोलॉजिस्ट जो जिन्होंने प्योर साइकोलॉजी किया होता है या साइकोलॉजी का ब्रांच किया होता है। बट जिन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी किया आप उनको काउंसलर का टैग नहीं दे सकते। तो ये चीज़ हुआ है रिसेंटली कि आरसीआई ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए एक नोटिस रिलीज हम्म, किया था कि हम्म। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विल बी कॉल्ड एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड नॉट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। तो रिसेंटली ये एक चेंज आया है। मतलब अगर सपोज जैसे मैंने अपना मास्टर्स क्लिनिकल में किया बट आई नो दिस इज नॉट आरसीआई सर्टिफाइड, सो वो मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, आई एम नॉट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो नहीं, आपने अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही रहोगे। अगर आपने बैचलर्स और मास्टर्स साइकोलॉजी में किया है या उसके ब्रांचेस में किया, ब्रांचेस में जैसे वन ऑफ द मेजर ब्रांचेस हम्म, कम एज ह्यूमन डेवलपमेंट, हम्म, अगर आपने उसमें किया है या अप्लाइड साइकोलॉजी में किया, बिकॉज हम्म, साइकोलॉजी के एक हायर वर्जन आया अभी अप्लाइड साइकोलॉजी, हम्म, उसमें आपका मास्टर्स भी होता है, ग्रेजुएशन भी होता है, तो आपको टैग मिलेगा एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिकल काउंसलर और जस्ट काउंसलर। तो अगर ये हमने चीज, मतलब 4 साल इन्वेस्ट करे हैं तो हमें वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का टैग मिलेगा। या तो आपका टैग जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहेगा। ओके, सो अब वो चेंज हो गया है कि हम काउंसलिंग, क्योंकि पहले ये था ना कि जब तक यू डोंट हैव दैट आरसीआई लाइसेंस नंबर यू कांट यूज दैट टर्म। हाँ, एक्चुअली वो है। देखिए, कुछ-कुछ ना ब्रांचेज़ है, ज जब मेरे पास लोग आते हैं ना स्पेशली फॉर काउं साइकोलॉजी रिलेटेड काउंसलिंग, तो एक डिफरेंशिएट नहीं पता। समबडी हू वांट्स टू मेक देयर करियर इन साइकोलॉजी, देयर आर फ्यू इम्पोर्टेंट टर्म्स जो पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेजर ब्रांच जो साइकोलॉजी होता है उसका हम्म, उसका होता है मेडिसिन एंड नॉन मेडिसिन। तो मेडिसिन जो होता है ना वो सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट दे सकता है। ओनली अ साइकेट्रिस्ट कैन गिव मेडिकेशन रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। हम्म, उनको पढ़ने के लिए पहले उनको एमबीबीएस करना होगा, फिर एमडी इन साइकेट्री करना होगा। हम्म, यहाँ से आपका मेडिसिन फील्ड इज फुल्ली ऑफ। नाउ हम्म, कम्स डाउन द नॉन मेडिसिन फील्ड। हम्म, उसमें दो मेजर सेक्शंस है, वन इज क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड वन इज नॉर्मल साइकोलॉजी। हम्म, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है,
एक गवर्निंग बॉडी है जिसका नाम है आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। वो इस चीज को लीड करती है, द क्लिनिकल साइकोलॉजी को। अगर आप उनके रजिस्टर्ड कॉलेज से करते हो क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो आपको उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जिसको कहते हैं CRR नंबर। हुँ, वो एक तरीके का आपका प्रैक्टिसिंग नंबर हो जाता है, हुँ, and they are authorized and they are liable of doing the different kinds of testing in a very high rank, because वो हुँ, register हो जाते हैं तो उनको गवर्नमेंट सेक्शन एंड ऑल ऑफ तो बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो आपका आरसीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, बट फिर भी हुँ, आपको ग्रेजुएशन और मास्टर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी में करवाते हैं। करवाते हैं। तो अगर आप वहां से करते हो तो भी आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी का टैग मिलेगा, बट आपका जो पोजीशन है वो हमेशा एक आरसीआई रजिस्टर्ड के नीचे ही रहेगा, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, आरसीआई रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सबसे टॉप पे आते हैं। फिर अगर आपने बाहर से मतलब किसी और इंस्टीट्यूट से करा है तो आप उनके नीचे आते हो। तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजी खत्म हो जाता है। अब आता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, हुँ, जो होते हैं जिन्होंने जिनको करने के लिए आपको बैचलर्स या मास्टर्स या डिप्लोमा डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो तो मास्टर्स तक कोलैब करना ज़रूरी है। सिर्फ सोली डिप्लोमा के बेस पे आप काउंसलिंग नहीं कर नहीं सकते कर हो। सकते। तो आपका जो है फील्ड वो आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए। लाइक वन ऑफ द मेजर ब्रांचेस साइकोलॉजी में है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट में किया है, साइकोलॉजी में किया है, अप्लाइड साइकोलॉजी में किया है बैचलर्स, तो फिर या मास्टर्स, तो फिर आप अपने आप को इन द काउंसलिंग फील्ड ला सकते हो। तो अब बहुत सारा क्वेश्चंस होता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड नॉर्मल हुँ, साइकोलॉजी। तो हुँ, फिर ये डिफरेंस कहाँ से आया है? हुँ, इसका एक बहुत लेमैन टर्म मैं बोलूंगी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील्स विद द डिसऑर्डर्स एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डील विद द डेली लाइफ इश्यूज। हुँ, 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 इसको थोड़ा और इजी करने के लिए, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, हुँ, बाइपोलर हो गया, एकदम सीवियर है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उससे डील करते हैं। आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम, सेक्सुअल इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सबको डील करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बाइपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया को डील नहीं करते हैं, बट उसको डील करने के लिए कम से कम उनको 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो या फिर कोई थेरेपी ऐसी चाहिए होती है हाँ, जैसे कि हाँ, डीबीटी जिस हो गया, सीबीटी हो गया। हाँ, तो आपको थोड़ा एक्सेल करना पड़ता है। फील्ड कहीं न कहीं थोड़ा सिमिलर हो जाता है। हुँ, क क्लिनिकल भी कभी-कभी डील कर लेते हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और ये सब से, ऐसा हुँ, नहीं वो इनकार कर देते पेशेंट्स को। बट अगर एक बहुत क्लियर डिफरेंस बहुत लेमैन में था, तो आपका डिसऑर्डर्स एंड डेली लाइफ इश्यूज। बट आपस में स्विच होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई ask to the government or maybe the governing body is हुँ, this, कि ऐसा कुछ बनाओ आप कि क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल में कोई डिफरेंस एक्चुअली हो, और साइकोलॉजिस्ट के लिए भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर हो। हुँ, बिकॉज आप भी जानते हो कि आजकल इतने सारे लोग हैं जो बस, मैंने एक्चुअली, you won't believe, I will give you a real life story. I got a client or maybe a patient I could say, who was at the age of 28 or 30, हुँ, ठीक है, and he did his मास्टर्स, उन्होंने किसी में मास्टर्स अपना करा था। एंड वो आकर के बोलते हैं कि मुझे एक्चुअली थोड़ा गाइडेंस चाहिए, हाउ कैन आई बिल्ड माई, बिकॉज आई ऑल्सो हेल्प पीपल सेटिंग अप देयर बिजनेस। हुँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस है, आपके माइंड में है दैट आई वांट टू डू अ इमोशनल डिटॉक्स बिजनेस, हुँ, आपका माइंड में था आपका कंपनी रजिस्टर करना, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में अवेल करना, आपका सोशल मीडिया हैंडल हुँ, करना, सो वी डू ऑल ऑफ दिस। तो वो उसी चीज़ से आए थे कि मेरे माइंड में कंपनी है, मुझे अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करना है। आई सेड ओके फाइन। तो उन्होंने कहा ना आई एम अ काउंसलर। आई लाइक अच्छा अच्छा, तो सर आपने फिर क्या किया है? नहीं, मैंने तो ऐसे कुछ नहीं किया है, बट मैं ना फैमिली में सब काउंसलिंग करता हूँ और मेरे सजेशन से ना बहुत फ़ायदा होता है लोगों का। तो मैंने कहा कि तो मतलब आपने डिप्लोमा या कुछ कुछ किया है आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे एक्सपीरियंस से ही मैं काउंसलर हूँ, बिकॉज मैंने ये सेंटेंस बहुत लोगों से सुना है इकरा कि
मैं फैमिली में बहुत अच्छी एडवाइस देता हूँ, तो आई फील लाइक कि आई हैव टू इनटू दिस फील्ड। और मुझे तो ना पहले से ही लगता था कि मैं काउंसलर बन सकता हूँ, एंड आई वाज लाइक काउंसलिंग इज नॉट अबाउट टॉकिंग एंड गिविंग एडवाइस। और ऐसा हो गया है ना कि लोग यही सोचते हैं काउंसलिंग इज एडवाइस। तो क्या होता है ना कि आप इतना थक चुके होते हो इस सब चीज़ों से कि एट द एंड ऑफ द डे आप बोलते हो कि हाँ हम एडवाइस दे रहे हैं। मतलब आप कितने लोगों को समझाओगे एज अ इंडिविजुअल, आप कितने लोगों को समझाओगे, इतना इवन आई क्वेश्चंस एम है। गिविंग यू वन एग्जांपल हियर। सो इन माय इनिशियल प्रैक्टिस, सो मेरे पास एक क्लाइंट थी। सो उसका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा था। हम्म उसका मैं नाम नहीं बताऊंगी। तो हम्म उसका कुछ सेक्सुअल ट्रॉमा था। हम्म उसके साथ बचपन में कुछ सेक्स चाइल्ड अब्यूज़ हुआ था, एंड वो उसका काफ़ी टाइम से चल रहा था। सो समहाउ आई हेल्प हर, एंड मैंने उसको इस लेवल तक वो पहुंच गई थी कि शी कैन हैंडल दैट ट्रॉमा विद देयर करंट फेस। अब वो उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, बिकॉज ट्रॉमास ट्रॉमास होते हैं, वो कभी जाते नहीं आपकी लाइफ से। तो आफ्टर दैट शी स्टार्टेड देयर ओन पेज ऑफ काउंसलिंग, एंड आज की डेट में वो एक हीलर है। वो वन ऑन वन सेशन देती है। तो एंड आई यू नो नो दी मेरे से ज्यादा है। हाँ, यस। you know what, the at the end of the day when a patient comes to you for inquiry and you say na कि my fees is this amount, they say इतना expensive है, इससे सस्ते में तो वो कर रही है, आप जाके उसका डिग्री तो देखो। इवन मैं ये बोलूँगी, आज की डेट में हीलर्स और ये जितने भी लोग होते हैं, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, अगर आप में से कोई हीलर हो, आई एम नॉट टारगेटिंग, आई एम जस्ट सपोर्टिंग माय फील्ड पीपल, बिकॉज वी आर पीपल आर पेइंग लेस टू अस, वेरी लेस। वो लोग पे ही नहीं करना चाहते, 200 रुपये में चाहते कि काउंसलिंग भी मिल जाए और असेसमेंट भी मिल जाए, होमवर्क भी मिल जाए, हर चीज़ मिल जाए। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कहते हैं ना, आज की डेट में इंडिया में ना एक कल्चर है कि आपको ना इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। तो जब फर्स्ट सेशन में आओगे तो इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिलेगा आपको। आपको पूरा केस हिस्ट्री हम देते हैं, आपको सुनेंगे अच्छे से, उसके बाद प्रॉपर प्लान बनाएंगे उसका, तब आपको जाके रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो हीलर्स होते हैं, या जो आज की डेट में ये एस्ट्रोलॉजर्स भी बहुत पॉपुलर हो गए हैं, एंड दैट क्रिएट अ लॉट्स ऑफ, मैं बोलूँगी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एवरी एस्ट्रोलॉजर, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा होता है। आप यूट्यूब की वीडियोस देख के ये नहीं बोल सकते कि भाई ये बंदा अच्छा है। इतने तो सॉफ्टवेयर बन गए हैं उसके पीछे, तो वो तो काम ही नहीं कर रहा ना, उसका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है भाई। उसे सॉफ्टवेयर पे कुछ डिटेल्स डाली, सब कुछ आ जाता है उसके सामने। तो मैं ये मानती हूँ कि ये जो लोग होते हैं ना, दे आर चार्जिंग वेरी हाई अमाउंट, 1400, 3000, 4000। सो उन लोगों को लोग पे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे करने के लिए नहीं तैयार है। आज एक वो वेब सीरीज आई थी ना अभी, कोई ग्राम चिकित्सक करके। मैंने देखा है। तो उसमें वो झोला छाप डॉक्टर होता है, उसको तो सब पे कर रहे हैं। बेचारा वो जो एमबीबीएस करके आया है डॉक्टर, उसको कोई पे ही नहीं करना चाह रहा, क्योंकि और उसके पास पेशेंट ही नहीं है, एक भी हाँ। पेशेंट नहीं था उसके पास। सो सेम विद हमारी फील्ड में भी यही हो रहा है इस टाइम। जो पे जो उन्होंने उस आपने जब वेब सीरीज़ का बात किया ना, तो उसमें एक जब वो एमडी जा कर के बोलता है कि आप झोला छाप डॉक्टर हैं एंड ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स, तो वो डॉक्टर का एक लाइन था, जो एक्चुअली मुझे बहुत हिट किया था। उन्होंने कहा ना कि आप इन गाँव के लोगों को ना आप सिर्फ़ एक डॉक्टर हम्म। बन के हील नहीं कर सकते, आपको इनका साथी बनना होगा। हाँ, ये ट्रू। लोग सब जानते हैं कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। ये लोग सब वो चीज़ जानते हैं, मैं किसी से हम्म। छुपा हुआ नहीं है। बट ये लोग मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं बिकॉज़ मैं इनके साथ खड़ा रहता हूँ। चाहे किसी का डेथ होगा, चाहे किसी का बर्थडे होगा या हम्म। कुछ होगा, आई एम देयर। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत हिट किया था, और ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि इस देश में काउंसलर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर हमारा ह्यूमैनिटी लेवल हाई होता। अगर लोगों के अंदर वो इंसानियत होती, लोगों के अंदर वो रहम होता, लोगों के अंदर वो एक मिलाप जो आज के टाइम में ख़त्म होते जा रहा है। आज काउंसलर्स की नीड बढ़ते क्यों जा रही है? पहले क्यों नहीं था ये?
पहले भी प्रॉब्लम्स तो होते थे ना, बट पहले क्यों नहीं था? क्योंकि पहले फैमिली हुआ करती थी। अब तो जो सबसे पहला ही इंस्टीट्यूशन होता है हमारा, वही ब्रेक डाउन हो गया है। आज के टाइम में तो सबसे हमारा जो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है, फैमिली सबसे पहले टूटती है, हुँ। आज की दोस्त डेट रह में एक जाते वो हैं। भी हो गया है ना कि एवरीथिंग इज़ इन योर फ़ोन। सो आपने एक बटन क्लिक किया, आपके घर ग्रोसरी आ गई। एक बटन क्लिक किया तो एवरीथिंग इज़ इन, लाइक बटन क्लिक करते ही सब हो जाता है। शादियाँ भी हो जाती हैं आज की डेट में तो ऑनलाइन। मैंने देखा है, बहुत वायरल हुई थी कोविड में वीडियोज़। सो आज की डेट में हर चीज़ जब फ़ोन ही है तो लोग ना सोशलाइज़ नहीं होते। लोगों ने इसको, इस छोटे से डब्बे को अपनी पूरी ज़िंदगी बना लिया और कुछ नहीं है। तो जब आप टाइम नहीं स्पेंड करोगे अपनी फैमिली के साथ, आप समझोगे ही नहीं कि आपका पार्टनर या आपके पेरेंट्स को ज़रूरत है। तो ये होगा ही होगा, और जितना कंफर्ट लेवल बढ़ता जाएगा, आई बिलीव इन दैट, उतनी एंजाइटी क्रिएट होगी, उतना आपको डिस्कम्फर्ट क्रिएट होगा, एंड दैट कैन कन्वर्ट इनटू डिप्रेशन समडे। ट्रू। डिप्रेशन से याद आया, द डिप्रेशन वर्ड खुद में एक इतना फैंसी टर्म है। ये टर्म तो इतना फैंसी है कि लोगों को आज कुछ हुआ है, कल डिप्रेशन हो गया, कुछ ऐसे बोलो ना, आजकल आई एम एंजाइटी और सफरिंग, डिप्रेशन दो इतना ऐसे वर्ड्स है, फैंसी हो गया हाँ। है। हर कोई यूज कर रहा है, उसको मतलब ही नहीं पता। आप उससे पूछो कि मुझे डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, उनको पता ही नहीं जैसे डॉक्टर्स परेशान है ना, मेरे दिमाग में गैस घुस गई थी, ऐसे ही हम लोग परेशान है कि कि मेरे को ना कल से बहुत डिप्रेशन हो रहा है, एंड आई वाज लाइक डिप्रेशन ये नहीं होता है, कि पहले आप कल हुआ हेल्थ आज ठीक देखो। हो गया। कल हुआ और आज ठीक है। आज मैं आइसक्रीम खाई ना, तब जाके मैं डिप्रेशन थोड़ा कम हुआ। यू वोंट बिलीव ये सब स्टेटमेंट्स रहता है। इवन सेम विद द ओसीडी, ओसीडी को कनेक्ट कर दिया सिर्फ और सिर्फ क्लीनलीनेस से हाँ हाँ कि, हाँ 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 हाँ, ट्रू 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 ट्रू। बट ओसीडी इज वेरी, मैं वेरी बोलूँगी वेरी बहुत हार्मफुल। खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। अभी तो currently I'm having a patient of OCD, and it's not about cleanliness। मतलब लोगों का ये होता है ना मिथ कि वो क्लेanलीनेस नहीं, वो ऑब्सेसिव थॉट भी हो सकता है। और वो किसी एक चीज़ पे स्टक, उसका बिलीफ सिस्टम एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट है। उसका एक्चुअली मनी फैक्टर इज द बिलीफ। उसका जो बिलीफ सिस्टम है, उसका सारा जो सेक्शन है रिलेटेड टू मनी। तो पैसा 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 इज लाइक इज गेटिंग एन OCD अबाउट इट। तो वो भी वही चीज़ है, करने ही नहीं मांगता सेशंस। he came to me in the start, we started the session, 2 बार आया, he backed off, चला गया। फिर 2 महीने बाद ही रिटर्न बैक। तो दिखा रहा है, उन्होंने उसके बीच में उसने 3 काउंसलर्स को दिखाया और सबका प्रिस्क्रिप्शन ला के दे रहा है कि मैम ये प्रिस्क्रिप्शन है सारा। तो करना क्या है? फैमिली भी वैसी है, मम्मा इस खुद में लाइक कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये मेरा बात ही नहीं सुनता है। लाइक तो फिर आपको तो स्टैंड लेना होगा। लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा बिकॉज़ वो खुद में अभी मतलब वो स्टेबल नहीं कि वो डिसीजन बना पाए, बिकॉज़ वो बहुत अभी थोड़ा डिस्टर्ब था। तो आप एज़ अ फैमिली तो आपको लेना होगा। इसके पापा भी नहीं रहते, मैं क्या करूँगी? आप ही देख लो ना, मैं रोज़ भेज दूँगी आपके पास। मेरे पास रोज़ भेजने से कुछ नहीं होगा। मतलब आजकल ना, मतलब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, और ये बहुत ज़्यादा होता है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की वजह से, मैं बोलूँगी, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स की। एक अभी आलिया भट्ट का भी एक वो आया था ना कि मेरे को ADHD है, एंड उसके बाद उसके ऊपर कितनी सारे साइकोलॉजिस्ट ने वीडियोस बना दी कि ADHD होता क्या है, ये क्या होता है, वो क्या, एंड OCD तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में होता है। आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ, थोड़ा सा OCD है, ज़्यादा सा OCD है, ज़्यादा थोड़ा क्या, OCD OCD ऑटिज्म, एक्चुअली ऑटिज्म का रेट्स बहुत हाई हो रहा है, ठीक है? ऑटिज्म बहुत बढ़ रहा है, अभी नाउ आप इट्स बिकम देखोगे अ तो। स्पेक्ट्रम। हाँ, तो बहुत बहुत बढ़ रहा है और इतने सारे वीडियोस वायरल हैं, ठीक है? मैं समझती हूँ कि अब किड विद ऑटिज्म इज़ एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल, ठीक है? वो बहुत प्रॉब्लम होता है, आई अंडरस्टैंड। पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नो डाउट हो जाते हैं। बस एट द एंड ऑफ द डे समाज का इतना प्रेशर ही रहता है कि वो अपने ट्रीटमेंट पे फ़ोकस नहीं कर पाते। थोड़ा-सा कुछ करते हैं, तो क्या हुआ अभी तक बोला क्यों नहीं है? ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स कम अप। ऐसा कितना बार हो चुका है कि हमने कुछ प्लान बना के उनको दिया
कि जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही करा सकता है, बट एटलीस्ट आप प्ले थेरेपी के थ्रू उनको थोड़ा आप गाइड कर सकते हो कि एटलीस्ट आप घर पे क्या कर सकते हो। बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कोई सेंटर में भेज के अपना उनका ओटी करा सके, तो हम उनको हेल्प करते हैं होम प्लान के साथ कि ये एक्टिविटीज आप घर पे कराओ, तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन ठीक होगा, हेड एक्टिविटी कम होगा। तो थोड़ा बहुत हम उनको हेल्प करते हैं कि कुछ ना होने से कुछ तो होना बेहतर है, बिकॉज दैट बिलो हुँ, बिलो द पॉवर्टी लाइन। हुँ, उनके पास फोन है, हुँ। हम उनको कुछ देते हैं, वो रिप्लाई बैक करते हैं, मैम गलत है, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मैम देखिए इन्होंने कहा है ना कि ये एक्टिविटी से कोई फायदा नहीं होता है, तो ये एक्टिविटी आपका गलत है, इससे कुछ नहीं हो सकता। वो स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं, वो लिंक्स भेजते हैं, और मेरे को लिटरली एक पेरेंट ने मुझे लिंक भेजा कि मैम आपका प्लान से बेटर ना ये वाला प्लान है, तो आप भी ना इसी को यूज करना। मेरे साथ भी ये हो चुका है बहुत कि क्लाइंट जो है मुझे ही पूरा होता है ना गूगल से पूरा किसी का निकाल लिया और और अब तो चैट जीपीटी आ गया। तो वो तो बहुत ही खतरनाक है कि सब कुछ आपको बट हर चीज़ आपको चैट जीपीटी नहीं दे सकता। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत जेन्युइन होती हैं एंड आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट से पूछोगे तभी आपको उसका क्रिप्स पता लगेगा, अदरवाइज़ हाँ, कोई यूज़ ही नहीं है। कुछ एआई कैन रिप्लेस अ लॉट ऑफ थिंग, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट अभी एट दिस मोमेंट तो वो इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो डॉक्टर्स को, लॉयर्स को, साइकोलॉजिस्ट को अभी रिप्लेस कर सके। यू नेवर नो फ्यूचर में क्या होगा, वी कांट एक्सपेक्ट, बिकॉज हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि चैट जीपीटी जैसा कुछ आएगा, तो क्या होगा वो तो नहीं पता। लेकिन एट दिस पॉइंट तो वो रिप्लेसेबल नहीं है, इतना अभी तक एडवांस नहीं हुआ। बट जो लोग वहाँ हैं जिनके पास इंटरनेट है उनको लगता है कि ये है, तो फिर कुछ कर नहीं सकते। ट्रू, ट्रू। सो आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बिकॉज वी समहाउ भटक गए हम हाँ टॉपिक हाँ से, हाँ हाँ। है ना? सो जो बच्चे करियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं आइदर वो किसी भी एज के हो, पेरेंट्स के लिए बच्चा बच्चा होता है 25 साल का 35 साल का, डजेंट मैटर। हम्म। तो आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, हाउ दे सपोर्ट दियर किड्स और चिल्ड्रन कि वो करियर काउंसलिंग लें इफ दे आर लाइक स्टक इन दियर करियर? बिकॉज करियर काउंसलिंग मैं ये मानती हूँ स्टक होने पे भी नहीं होती है। करियर काउंसलिंग आपको जब नीड हो ना, जैसे काउंसलिंग की नीड होती है ऐसी करियर काउंसलिंग की आपको जब नीड हो आप तब ले लें। क्योंकि मैंने 50 50 60 60 साल के लोग देखे हैं जिन्होंने अपना करियर इतनी लेट एज में स्टार्ट किया। हाँ, आप केएफसी देख लो ना। हम्म, आज जो ऐसा ब्रांड है जो आपका हर जगह है, केएफसी। हम्म, वो केएफसी स्टार्ट किया था उस इंसान ने अपनी एज ऑफ 40। हम्म, अच्छा हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन था कि मेरा एक मैसेज पेरेंट्स के लिए क्या होगा, तो पेरेंट्स के लिए मेरा एक मैसेज है कि इट माइट हैपन कि आपका बच्चा जिस करियर को चूज करके उसमें आगे जा रहा है उसमें सक्सेस ना हो। ज़रूरी नहीं है कि काउंसलर जो गाइड कर रहा है, बच्चा जो चूज कर रहा है, वो हमेशा 200% सही ही हो। हम्म, हर कुछ को टाइम देना पड़ता है। आप जैसे पेरेंट्स में ना वो हड़बड़ाहट होती है हम्म, कि बच्चे ने ये चूज किया है फील्ड, इसमें मुझे विद इन अ ईयर उसको इतना सक्सेसफुल देखना है। तो देखना है। वो बस एक रिक्वेस्ट है कि पेशेंस, बिकॉज अगर बच्चा पैशन में कुछ चूज कर रहा है तो उसको और थोड़ा टाइम चाहिए। अगर कुछ बहुत हम्म, यूनिक एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है तो उसको टाइम चाहिए। टाइम चाहिए। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, दैट इज पेशेंस। पेशेंस आप रखोगे, वो बच्चा के अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि उसने हम्म, जो चूज किया उसमें वो कुछ करके दिखाएगा, बट टाइम चाहिए। अब पेरेंट्स क्या है ना, 2 साल हो गया तुमको, तुमने अभी तक करके ये हुआ नहीं, लीव इट, गेट बैक टू योर ओल्ड स्कूल, कि अब जाओ जॉब में वापस जाओ। तो पेरेंट्स के लिए बस एक ही चीज है, टाइम, पेशेंस, इवन बिलीफ। मैंने ऐसे भी देखे हैं पेरेंट्स जैसे कि अगर सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अगर मुझे अभी जॉब छोड़नी हो, मैं जॉब करती नहीं हूँ, आई हैव फुली माई बिजनेस, इट्स एन एग्जांपल। सो अगर मुझे जॉब छोड़नी हो और मैं अपने पेरेंट्स को बोल दूँ कि भाई आज से मैं बस फुल टाइम बिजनेस करूँगी, तो ऐसी केस में भी ना मतलब दे आर लाइक कैसे चलेगा, घर क्या होगा, तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर राइट। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि पेरेंट्स की इंटेंशंस गलत नहीं होती हैं, बस उनके डिसीजंस गलत हो जाते हैं एंड वो डाउट करना शुरू कर देते हैं अपने ही बच्चे पे कि कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और वो जो स्टार्टिंग की लाइंस होती है ना, समहाउ दे डिमोटिवेटिंग यू, और फिर जो आप करना भी चाहते हो ना वो भी नहीं होता। हाँ, ट्रू ट्रू, राइट। तो
आगे थोड़ा-सा हम बढ़ते हैं और मैं यहाँ पे ये पूछूँगी, दिस इज़ अ लाइक लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस पॉडकास्ट ओके। कि अगर कोई करियर में स्टक हो जाता है तो हुँ, बहुत ज़्यादा एंग्जायटी होती है उससे, एंड बिकॉज़ करियर चॉइसेस मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बदलती रहती हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि दिस इज़ डिपेंड ऑन नेचर एंड नर्चर। सो इट विल चेंज टाइम टू टाइम एंड इट विल गिव यू एंजाइटी। तो करियर काउंसलर आपकी हेल्प करता है वो एंजाइटी दूर करने में, या सिर्फ वो आपको हेल्प करता है कि आप सिर्फ अपनी करियर चॉइसेस को ही चूज करो? अ, देखिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्टक रहते हैं करियर काउंसलिंग तक ही, बिकॉज़ हमारा काम उनको नर्चर नेचर जो आपने कहा वो भी कहीं न कहीं आता है। अब हम्म। कोई आपके पास बच्चा आया है या कोई बड़ा आया है, उनको उनका फ़ील्ड शायद म्यूज़िक है, बट वो हम्म। बहुत डरे हुए हैं कि ये हम एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं तो हमारा हम्म। सिर्फ काम उनको एक सेगमेंट देना नहीं होता कि आपके लिए ये सेगमेंट ठीक है। हम्म। उसके पीछे मेहनत लगती है, आपको उस इंसान को वहाँ तक पहुँचाना पड़ता है। अगर एंग्ज़ायटी है, अब डीमोटिवेटेड है, तो वो सबको भी कैटर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ फिर हम्म। तो वही हो गया ना, वो तो चैट जीपीटी जैसा हो गया। उन्होंने पूछा ये मेरा स्किल्स है, मुझे करियर बता के दिखाओ। वो भी बता देगा, बट उसके पीछे का जो काम है आपको वहाँ तक पहुँचाना, वो तो फिर काउंसलर करेंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि हम एंग्ज़ायटी को इग्नोर कर देते हैं या ओवरथिंकिंग में इग्नोर कर देते हैं, या हम्म। हम आपका मोटिवेशन या डीमोटिवेट आप हो जाते हो उसको इग्नोर करते हैं। हम लोग सबको देखते हैं कि आपको ऑल राउंड हम कैसे वहाँ तक ले जा सकते हैं। बिकॉज़ सक्सेस या एट लीस्ट उसको एंटर करना हमारा मोटिव है। बिकॉज़ तो सक्सेस इज़ अ आपके वेरी ह्यूज टर्म। अकॉर्डिंग करियर काउंसलिंग कौन सी एज से स्टार्ट हो जानी चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से करियर काउंसलिंग एट लीस्ट क्लास 8 से थोड़ा-थोड़ा करके होना चाहिए। बिकॉज़ एक कंपनी है उसका नाम I don't remember the name of the company, मैंने रिसेंटली आई गॉट इन टच विद देम। वो कंपनी क्या कर रही है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं क्लास 6, 7, 8, वो उन बच्चों को एक्सपोज़र दे रही है, अलग-अलग वर्कशॉप्स कराती है। कभी हम्म। साइंस का करा रही है, कभी मैथ्स का करा रही है, कभी क्रिएटिव करा रही है, ताकि बच्चे अपने वीकेंड्स में थोड़ा-थोड़ा करके अटेंड करें और अपना एक बिल्डअप करे। हो सकता है ना उसको साइंस में इंटरेस्ट हो, ना आर्ट्स में हम्म। इंटरेस्ट हो, ना कॉमर्स को, उसको कोई क्रिएटिव ही चीज़ में इंटरेस्ट हो। हम्म। तो आप जब बच्चे 10 में आते हैं ना कि अब मुझे बस बताइए मुझे क्या स्ट्रीम चूज़ करना है, हम्म। वहाँ पर ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने हम्म। तब तक कुछ सोचा ही नहीं था। तो हम्म। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 से ही अपना स्टार्ट करो, स्ट्रीम चूज़ करने से ही अपना काउंसलिंग स्टार्ट करो, आप पहले भी कर सकते हो। और आज के पेरेंट्स बहुत ऐसे भी पेरेंट्स अवेयर हैं है। जो बहुत अवेयर हैं और वो बहुत स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे को फॉलो करते हैं। मैं ये मानती हूँ आज के टाइम में ना दो टाइप के पेरेंट्स हैं। एक है ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन देते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ हो गया चलो भागते हैं, एंड हर चीज़ में ओवर प्रोटेक्शन, एंड दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम। दूसरे टाइप के पेरेंट्स हैं जो अवेयर है कि हाँ हाँ ये चीज़ें होती हैं, एंड दे आर फॉलो अप टाइम टू टाइम। सो जो दूसरी टाइप के पेरेंट्स हैं मैं बोलूँगी कि somehow they are using the right approach to nurture their kids. ट्रू। So this is a like last question. What message you are giving to my audience so that they can give career counseling as important as like नॉर्मल काउंसलिंग, जो कि वो भी इम्पोर्टेंस नहीं होती है लोगों के लिए आज की डेट में। सो दोनों दोनों ही रोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आइदर करियर आइदर योर मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। सो व्हाट मैसेज यू आर गिविंग टू ऑल? The first and foremost message is that as your physical health is important, your mental health is equally important. तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, छोटा बड़ा, आपको पता नहीं है कि कब वो सीवियर हो हम्म। सकता है, थोड़ा सा भी है, ट्राई टू सीक द बेस्ट काउंसलर नियर यू। आप उनके पास जाइए, और जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा, कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है तो प्लीज़ सर्च अबाउट दैट पर्सन, उनका डिग्री, उनका एक्सपीरियंस करके आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखा के उनसे मशवरा लीजिए दैट आई एम एक्सपीरियंस दिस। एक बहुत ही आसान तरीका है समझने का कि कब मुझे एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो एक बहुत आसान तरीका ये है कि जब आपको अपने डे टू डे लाइफ का काम करने में मुश्किल हो, दैट इज़ द टाइम यू शुड गो एंड सीक अ काउंसलर। फॉर एग्जाम्पल, नहाना, खाना खाना, कपड़े फ़ोल्ड करना, वॉशरूम जाना, खाना बनाना, अपने ऑफ़िस जाना, ऑफ़िस से रिटर्न आना, होमवर्क करना, ये डे टू डे लाइफ़ है।
हुँ, इसमें जब प्रॉब्लम आने लगे, दैट इज़ द टाइम आपको अपने आप को उस चीज़ में सोचना पड़ेगा कि अब मुझे काउंसलर की हेल्प चाहिए, एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हम लोग यहाँ बैठेंगे कि हुँ, हम आपको जज नहीं करेंगे। हुँ, So even though if you want to hide your identity, it's absolutely fine. Now, secondly, the message for career counseling. As your mental health is important, career is very important, because जैसे हम कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान बहुत ज़रूरी है, वैसे ही आपका करियर आपको मनी देता है, पैसा देता हुँ, है, तो वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, बट कहीं ना कहीं करियर आपका आइडेंटिटी भी बन जाता है इन द हुँ। लॉन्ग टर्म रन। तो आपकी आइडेंटिटी में अगर ऊपर नीचे रहेगा तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो राइट करियर को चूज करना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक क्वेश्चन आ गया इसलिए मैं पूछ रही हूँ, सॉरी। नो नो कि नो। कई लोग अपने पैशन को ही अपना करियर बना लेते हैं। हम्म। सो उन उन लोगों से इंस्पायर होके लोग अपनी जॉब छोड़ छोड़ देते हैं एंड फिर वो लोग परेशान होते हैं कि इतना पैसा बर्बाद हो गया ये वो। सो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि हर पैशन आपका बिजनेस बन जाए या उससे आप पैसा कमा लो, इट्स नॉट नेसेसरी। एक्चुअली बात यहाँ सिर्फ इतना है कि आप पे कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पे कितना लोड है। अगर आप एक सिंगल हो और आपके ऊपर किसी का लोड नहीं है, ना आपकी बीवी है, ना बच्चे हैं, ना पेरेंट्स को पैसा देना है फॉर एनी ऑफ द रीजन, तो अपने पैशन को फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ज़रूरी मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिंगल हो तो आप अपना जॉब पूरा छोड़ दो, छोड़ करके अपने पैशन को फुल टाइम फॉलो करो, नुकसान भी होगा तो आप सोल बेरर होगे उसका, कोई और इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट नहीं है। बट अगर आपके पास फैमिली है, बच्चे हैं, और आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेट है, तो उस टाइम पे एकदम सडनली अपना जॉब ड्रॉप करके या बिजनेस ड्रॉप करके अपने पैशन को फॉलो करना, मे बी इट्स नॉट राइट, क्योंकि आपको बहुत चीज़ अलोंग साइड सफ़र करती है। बट अगर आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, गिव टाइम, उसका एनालिसिस, बैक R&D वर्क, बैकग्राउंड वर्क में बहुत काम पूरा जाता है। ब्लूप्रिंट आपके पास होना हाँ, चाहिए। तो आप पहले वो सब करो। एकदम सडनली जॉब छोड़ के आप बोलोगे कि मैं आज जॉब छोड़ रहा हूँ, आज से ही अपना पैशन का ब्लूप्रिंट रेडी करूँगा, तो वैसे इट कांट वर्क आउट। फिर आपको लगेगा कि 1.5 साल, 2 साल हो गया, कुछ इनकम ही नहीं आया, 1.5-2 साल तो आपको R&D में चला गया। तो हम्म। अगर आपको ड्रॉप भी करना है, पैशन को फॉलो करना है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। लोग हाँ, 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 लोग एकदम अपना 100%। जॉब छोड़ देते हैं और पैशन फॉलो करने लगते हैं, जब दैट्स तक अपना ब्यूटीफुल। जॉब नहीं छोड़ोगे, अपना पैशन को फॉलो कैसे करोगे? आज छोड़ो, आज फॉलो करो। सो वी आर नॉट रिवीलिंग एनी नेम हियर, हाँ, बट हाँ, सब हाँ, हाँ। लोगों को पता है कौन है वो पर्सन, कमेंट में लिख देना नाम उसका। सो ये कन्वर्सेशन मुझे बहुत इंसाइटफुल लगा है मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा है कि हमारे लिसनर्स के लिए भी काफ़ी वैल्यूएबल होगा। सो थैंक यू इकरा, थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। सो ये था एपिसोड 6, रियल टॉक विद रियल पीपल, इकरा अजिम के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, इंस्पायर्ड रहिए और अपनी जर्नी पे विश्वास रखिए। थैंक यू।